सभी बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, सबको नमस्ते। जो मुद्दा है आज की मीटिंग का, उसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, थोड़ा लेंगे। उसका कारण ये है कि मैं यहाँ आने का मकसद एक बार आपको बता दूँ, और यदि आप लोगों को लगता है कि वो मकसद इतना साफ और इतना बढ़िया है कि सबकी ज़रूरत है, तो फिर आप गाँव में दोबारा आएंगे किसी दिन। मतलब आज का जो मेरा उद्देश्य है वो है आप लोगों को निमंत्रण देने का, बुलाने का एक जगह पे दिल्ली में। और मकसद क्या है बुलाने का, वो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो मैं आपसे आज साझा करूँगा, अभी डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों में से पूछना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या प्रोफेशन है। आप में से किसी को पता है? अभी इसका मतलब कम लोगों को मालूम है। मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ अपना। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है। मैं मूल रूप से फफड़ाना गांव जो करनाल में है वहाँ का निवासी हूँ, और फिलहाल में मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। मतलब मेरा परिवार, मैं सड़कों पे रहता हूँ, मैं ऐसे ही गांव-गांव जाता हूँ। मैं पिछले 7 सालों से गांव-गांव जा कर के लोगों को एक विषय पर जागृत कर रहा हूँ। जिस विषय पर आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, उसी विषय पे वो बताऊँगा मैं क्या है। अभी 2012 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं सरकारी अध्यापक था सरकारी स्कूल में, करनाल में मेरी पोस्टिंग थी। तो मैंने और मेरी पत्नी, हम दोनों ने ही नौकरी छोड़ दी थी 2012 में। उसने 13 में छोड़ दी थी, मैंने 12 में। मकसद था नौकरी छोड़ने का कि मैंने एक साइंस पे काम किया था, मैंने एक विद्या पे काम किया था कि जो हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे जो करते हैं वो क्यों करते हैं। मतलब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपनी क्लास के बहुत शरारती बच्चों में से एक बच्चा था। लगभग रोज पिटाई होती थी मेरी। उन दिनों में टीचर के लिए पीटना और घर वालों के लिए पीटना नॉर्मल सी बात होया करती, मतलब किसी भी चीज पे पीट सकते थे वो। जब वो पिटाई होती थी तो मैं बोलता था घर वालों से कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, और मैं आगे से ऐसा भी नहीं करता था जैसा मैंने पिछली बार किया। अगली बार मैं कोई नई मतलब शरारत कर दिया करता, अगली बार फिर पिटता। तो जब मैं पिट लेता, उसके बाद मैं ये सोचता कि मैंने ये क्यों किया। भाई आप सिंपल सी बात बताओ, क्या कोई बच्चा अपने टीचर्स को या अपने माँ बाप को दुखी करना चाहेगा? बताओ भाई, क्यों जी? नहीं ना। अब कोई बच्चा अपने घर वालों को दुखी भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद उसकी कुछ हरकत ऐसी है जो उसके घर वालों को परेशान करती हैं। अब जैसे आज के टाइम पे हम अगर किसी बच्चे की वजह से परेशान हैं घर के अंदर, तो वो क्या क्या परेशानियां हैं। भाई हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे तो जिद्दी बहुत हो गए हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी कार्टून पे लगे हैं, वीडियो गेम पे लगे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगे हैं, बदतमीज ज़्यादा हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, करियर का पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। ये सब दिक्कतें अपन हर एक माँ बाप फील करता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तब तो वो फील नहीं कर रहा था ऐसा। जैसे जैसे वो बच्चा पढ़ता चला गया वैसे वैसे उसको ये दिक्कतें दिखनी शुरू हो गई। तो सवाल ये है कि क्या ये प्रॉब्लम है, क्या हमें इसका समाधान चाहिए? अगर कोई बच्चा बहुत जिद कर रहा है, किसी माँ बाप ने, किसी टीचर ने, किसी नेता ने, किसी अफसर ने आकर के गांव में बताया कि अगर आपके बच्चे बहुत जिद करते हैं तो वो क्यों करते हैं, अगर वो खाना उनका हजम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वो अगर पढ़ाई पे उनका मन नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि इस समस्या का ये कारण है,
तो वो कारण दूर किया जा सकता है। अगर आपको कारण ही नहीं पता तो फिर समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इसलिए गांव का, शहर का हर माँ बाप अपने बच्चे के करियर को लेकर के आज बहुत चिंतित है। तो मैंने इसी पे काम किया था कि मैं जो करता हूं या कोई भी बच्चा जो भी करता है वो क्यों करता है। असल में इसका जवाब मुझे मिला 8-10 साल मेहनत करने के बाद, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ने के बाद, लोगों को, बच्चों को प्रैक्टिकली समझने के बाद इसका जवाब मुझे मिला कि बच्चे का दिमाग माँ के पेट में ही तैयार हो जाता है कि ये बच्चा पैदा होने के बाद किस तरह का होगा। इसको बोलना ज़्यादा पसंद होगा या चुप रहना, इसको पढ़ना ज़्यादा पसंद होगा या नहीं पढ़ना, इसको खेलना पसंद होगा तो कौन से वाले खेल, इसके अंदर क्या खास बात होगी, इसकी क्या स्पेशलिटी होगी, इसकी क्या कमी होगी, ये बात उस बच्चे के जन्म से पहले ही तय हो जाती है। और हमारे यहां पर कहीं पर भी उन बच्चों के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया जाता। आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल में अच्छी खासी मोटी फीस देते हैं, मोटी फीस देने के बाद में पीटीएम में जब जाते हैं तो पीटीएम में माँ बाप को क्या बोलता है टीचर? ज़्यादातर क्या बोलती हैं टीचर? थोड़ी सी मेहनत और कराओ, बस कर तो सके यो, बस ध्यान नहीं देता, और थोड़ा करो बेटा, थोड़ा मेहनत किया करो बेटा, थोड़ा ध्यान से किया, ऐसी बातें बोलते हैं ना, इसके अलावा तो नहीं कुछ भी बोलते। अच्छा, थोड़ी सी और मेहनत करके कहां जाएगा वो बच्चा? आप मान लेते हैं सारे के सारे भाई हैं, एक गांव के हैं, तो आप सारे भाई माने जाएंगे। ये सारे भाई अपने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? कि बेटा तेरे को फर्स्ट आना है। क्यों जी? सबको फर्स्ट आना है। अच्छा, फर्स्ट आ सकते हैं कितने एक क्लास में? कितने बच्चे आ सके फर्स्ट? एक ही आ सके। मतलब ये पक्का है कि आप सारों में से किसी एक का बच्चा फर्स्ट आएगा, एक का बच्चा सेकंड आएगा, एक का तीसरे नंबर पे आएगा, एक का चौथे नंबर पे। ऐसा करते करते एक बच्चे ने आखिरी नंबर पे भी आना है। क्यों जी? लेकिन सारे ट्राई क्या कर रहे हैं? पहले नंबर पे आने की। अब अगर सारे के सारे मां बाप पहले नंबर पे आने की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो जब मेरा बच्चा पहले नंबर पे आ जाएगा तो आप सब में से किसी का बच्चा नहीं आ सकता। अगर सरपंच साहब का बच्चा पहले नंबर पे आ जाएगा फिर किसी और का नहीं आ सकता। अगर आप में से किसी एक का आ गया तो फिर बाकियों को पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर लिया जिसमें मेरे बच्चे की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बच्चे की तरक्की ना हो। क्यों जी? लेकिन यह तो सामाजिक जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। हमको अपने बच्चों को ये तो नहीं सिखाना चाहिए कि तुझे सबसे आगे निकलना है। हमको तो ये सिखाना चाहिए कि हमको सबके साथ रहना है, सबसे आगे निकल के भी रहना वहीं पर है, उन्हीं लोगों के बीच रहना है, ब्याह शादी उन्हीं लोगों के बीच करनी है, रोटी बेटी का व्यवहार है सबके साथ ही चलता है ना, पूरा का पूरा एक समाज के तौर पे हम चलते हैं। लेकिन सबके बच्चों के विषय में तो बात नहीं हो रही। बात तो सिर्फ मेरे बच्चे की हो रही है, बात तो सिर्फ एक जने के बच्चे की हो रही है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो एक की बच्चे की बात हो रही है। तो क्या सभी बच्चे पढ़ने के लिए बने हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। क्या सभी बच्चे दौड़ने के लिए बने हैं? क्या सभी बच्चे बोलने के लिए बने हैं? जवाब होगा नहीं। एक कमाल की चीज बताता हूं मैं आपको। आमतौर पे मैं सेमिनार में जिक्र करता हूं, हो सकता है वहां सेमिनार में जिक्र करूं इस बात का। कभी मधुमक्खी के छत्ते को ऑब्जर्व करके देखना। मधुमक्खी के छत्ते में एक खासियत होती है, उसमें एक रानी मक्खी होती है, एक सेना होती है जो बाहर से आने वाले कोई भी अटैक है, कोई भी आक्रमण है, उससे उस मधुमक्खी के छत्ते की रक्षा करने के लिए पूरी सेना होती है। भाई तुम्हारा काम है सिर्फ लठ बजाना,
कोई भी वार्ता आवे, छत्ते ने छेड़े तो तुमने अटैक करना, थारा और कोई काम नहीं, तुमने चारों तरफ बस घूमते रहना है, देखते रहना है, कोई आया तो नहीं गया, कोई तुमने खतरा तो नहीं। उसी छत्ते के अंदर मधुमक्खी ऐसी भी होती हैं जो इंजीनियर होती हैं, जिनका काम है छत्ता बनाना। छत्ते को अगर आप तोड़ के देखोगे ना, उसमें हेक्सागनल मतलब 6 साइडेड एक वॉल होती है, पूरी पाइप बनती है। वो पाइप कितनी एक्यूरेट बनाता है वो, उसमें कोई फुट्टा नहीं ले रहा, कोई स्केल लेकर नहीं बैठा, कुछ नहीं लेकर बैठा, कोई छैनी नहीं, कुछ नहीं, सब वो बना के मैन्युफैक्चरिंग ऐसी करती है। और सारी की सारी पाइपें, सारे के सारे वो चीज बराबर बिल्कुल होता है कि नहीं होता। उसी छत्ते के अंदर मधुमक्खियां होती हैं जो जिनकी स्पेशलिटी होती है कि वो रास्ता नहीं भूलती, उनको नेविगेटर मक्खियां बोलते हैं। वो सुबह निकलती हैं, आसपास घूमती हैं, देख के आती हैं फूल कहां पर हैं, अच्छा यहां फूल हैं, देख के आ गई, फिर आके मधुमक्खियों ने उन्हें लेके जाओगी जो उनसे रस चूसने का काम करें। फिर वो आगे रहेंगी, रस चूसने वाली पीछे, उन्हें रस चूसने वाली ना रास्ता नहीं याद रहता, और वो जो रास्ते याद रहा है उनके, वो रस नहीं चूस सकती, तो वो आगे रहेंगी, वो पीछे पीछे, वो वहां जाकर उन्हें छोड़ देंगी, वो रस चूसेंगी, वो इतने घूम में फिरेंगी। फिर जब वो अपना काम कर लेंगे, वो कह देंगे भाई हो लिया निमट लिया, फिर वो आगे हो लेंगे, वापस जाकर छत्ते में बेल आगे छत्ते में। मतलब इंजीनियर मक्खियां अलग, अटैकिंग सेना अलग, रस बनाने वाली मतलब रस चूसने वाली अलग, शहद बनाने वाली अलग, सारा काम करने वाली अलग अलग है एक छोटे से छत्ते में। यहां से कैलकुलेशन करी, चींटियों वाली बुम्बी को देख लेना कभी, मतलब खाना ढोने वाली अलग, स्टोरेज वाली अलग, उनमें भी अलग अलग सीन है। फिर दूसरे जंगल में किसी भी झुंड को देखोगे तो झुंड में हर जानवर का अपना काम है। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि कुदरत का काम करने का तरीका बड़ा गजब है। कुदरत क्या काम करती है, जैसे ही मौसम बदलने लगता है, हमें बीमारी होने के चांसेस हैं, उस साल कैसा मौसम होगा, कितनी बारिश होगी, ये कुदरत को मालूम है। जितनी बारिश होगी और जैसा मौसम होगा, उसके हिसाब से हमारे आसपास ऐसी वनस्पति उगनी स्टार्ट हो जाएगी कि उन वनस्पतियों में हमारी बीमारियों का इलाज है। मतलब जिस मौसम की बीमारी होगी, उस मौसम में उसी तरह के पौधे, उसी तरह की जड़ी बूटियां, उसी तरह के फल और उसी तरह का अनाज होना शुरू हो जाएगा। इतनी गजब की व्यवस्था है। तो क्या कुदरत ने बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा? मतलब अगर कुदरत के पास हर चीज का अगर जवाब है और हर चीज का अगर इलाज है, तो बच्चों के मामले में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मान लो हम बैठे हैं बक्करवाड़ा गांव में। इस बक्करवाड़ा गांव के लोगों की जरूरत क्या है? ये नदी से कितनी दूर है, पहाड़ से कितनी दूर है, बारिश कितनी होती है, मिट्टी कैसी है यहाँ की, कैसी फसल होती है, और आसपास कैसे लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह के दिमागों की ज़रूरत बक्करवाला को सस्टेन करने के लिए होगी, वैसे ही दिमाग पैदा होंगे गांव के अंदर। ये नियम है प्रकृति का। हमने अपने बच्चों का कचरा कैसे किया कि ना तो बक्करवाड़ा के बच्चों को बक्करवाड़ा में रहने दिया, ना तो वहां पढ़ने दिया। तुम निकलो यहां से, कुछ नहीं रहा, खेती में कुछ नहीं रखा, जमीन में कुछ नहीं रखा। ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग, भाई खेती में कुछ नहीं है। अगर जमीन में कुछ नहीं है तो फिर 10,000 करोड़ रुपया रोज कमाने वाले अडानी को आपकी जमीन क्यों चाहिए? जो आदमी इतना पैसा कमाता है उसको भी वो जमीन चाहिए जिसको आप कह रहे हो कि उसमें कुछ नहीं रखा। इसका मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी जमीन को, हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने बच्चों की काबिलियत को। हम अपने बच्चों को ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे उनको हमने किसी का नौकर बनाने के लिए ही पैदा किया था। नहीं, नौकर मतलब नौकर बन के हम लोग बड़े खुश होते हैं और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा वाला तो बड़ा नौकर है, मेरा वाला छोटा नौकर है, मेरा वाला C ग्रेड का नौकर है, मेरा वाला E ग्रेड का, मेरा D ग्रेड का, मेरा A ग्रेड का।
मैंने इसके ऊपर काम किया बड़ा लंबा, और काम भी ये किया कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी इंसान के बारे में ये बता सकता हूं कि परमात्मा ने इस बच्चे को या इस इंसान को कैसा दिमाग दिया है और ये कैसा काम करने के लिए पैदा हुआ है। दौड़ने के लिए पैदा हुआ है कि बैठा रहने के लिए? स्कूल में देखा होगा ना, स्कूल में पढ़ते हुए आधी छुट्टी में सारे बच्चे दौड़ रहे हैं बाहर ग्राउंड में, 1-2 बच्चा क्लास में ऐसा भी होता है जो अपने बस्ते पे बैठा रहे। उसने मास्टर भी कहोगा ना बाहर खेल लेना है, उनको कहना मैं यहीं ठीक हूं, कोई टेंशन नहीं, वो आराम, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बाहर दौड़ने में। एक आधा बच्चा ऐसा होगा बाहर मेला लग रहा, गांव में सारे इकट्ठे हो रहे, वो अपना कमरे में बैठा है अकेला, उसने कोई मतलब नहीं किसी से। वो उस बच्चे के दिमाग के न्यूरल कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि ये बच्चे का व्यवहार कैसा होगा। मैंने इसके ऊपर बड़ी लंबी रिसर्च करी और 2012 में मैंने फिर नौकरी छोड़ करके इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू किया, और प्रैक्टिकल करके साबित करके 2016 तक मैं फिर अपना इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में बंद करके और मैं निकला गांव-गांव कि भाई एक काम करते हैं, गांव के लोगों को समझा कर देखते हैं कि गांव का आदमी क्या कहता है। भाई मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों का टैलेंट पता कर सकते हो। किस किस का जी कर है पता करने का? भाई हमारे बालक का पता लगना चाहिए, भाई के बनेगा बड़ा हो गया, बताओ हाथ खड़ा करके। सारों का जी कर रहा, क्योंकि देखो जिसके बच्चे बड़े हो लिए, जिसके बच्चे बड़े हो लिए उसके पोता पोती आने वाले हैं। बालक तो उसके बच्चे तो कभी खत्म नहीं होंगे जी, बच्चे तो रहेंगे हमेशा, है ना। कुछ काम धंधे ऐसे हैं जो परमानेंट रहते हैं, बच्चों से जुड़ा धंधा, चप्पल जूतों से जुड़ा धंधा, रोटी जो रसोई का सामान है उसका धंधा, वो तो खत्म होता रहेगा, चालू चलता रहेगा, वो तो कंटिन्यूस रहेगा। आजकल बीमारी वाला भी धंधा ऐसा ही है, पेट्रोल डीजल वाला भी ऐसा ही है। और हर कंपनी ये कोशिश करती है कि कोई भी सामान घर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो साल तक ऊपर चल जाए, साल भीतर टूट जाना चाहिए ताकि दोबारा ले लें, जानबूझ के वो ऐसा बनाते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो है बच्चे। अब सारे गांव का, अगर यहां जो लोग गांव वाले नहीं आए हैं, अगर उनको पता चल जाए तो उनका भी जी करेगा, क्यों जी? स्वाभाविक है ना, हर एक आदमी अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। खुशी का एक ही पैमाना है, जिस बच्चे को जिस काम में आनंद आता है वो काम करके खुश रहेगा। भाई जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गांव में कोई बड़ा अफसर लग गया, डीसी लग गया मान लो, और वो रहने लग गया गुड़गांव जैसे शहर में या कहीं दूसरे शहर में रहने लग गया, उसकी पोस्टिंग आई। उन्हें अपने मम्मी पापा को बोला, भाई पिताजी बहुत मेहनत कर ली, बड़े हाड़ तोड़ा लिए खेत में, ईब तेरा बेटा डीसी लग गया, ईब चल शहर चलते हैं, मैं तेरी सेवा करूंगा वहां। वो दोनों माता पिता ने अपने ने ले गया शहर में, महीना शहर में रह के माता पिता उसके आगे हाथ जोड़ दे, भाई मारा तो दम घुट है यहाँ, मारा नहीं जी लगता, हम तो गांव में जावा उल्टे। बने कि नहीं बने? नौकर चाकर पैसा पावर सब कुछ है वहां, पूरा खुला मैदान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस माँ बाप का वहां मन नहीं लग रहा है। कारण क्योंकि वो उस चीज के लिए नहीं बने, उस जगह के लिए। उसका मन केवल वहीं लगेगा जिस जगह के लिए, जिस काम के लिए वो बच्चा पैदा हुआ है। बस एक ही नियम है इसका, खुश रहने का एक ही नियम है कि आपको वो काम करने में आनंद आना चाहिए। घर में रोटी बना दो, मान लो एक आधी तो ऐसी होगी हमारी माता बहन जो जिन्हें लोगों को रोटी बना के खुआने में आनंद आवे, नई नई डिश बना के खुआने में, आज मैंने यो बनाया, आज मैंने यो बना के देखा, आज मैंने यो। और एक आधी इसी भी पावेगी जो सिन्नू कहेगी मैं के टिकट पाथन नहीं लिया रखी हूं, मैं थारे सारे कुणबे के टिकट पात दे रहूं। एक आधी ऐसी भी होगी जिसका मन नहीं लगता उस काम में। कोई ऐसा है जिसका खेत में ही मन लगे, जिसका डंगरों में ही मन लगे। कोई ऐसा है जिसने खेत से चिड़ो है, मेरा जी नहीं करता खेत में जाना, उठ के जाना ही नहीं खेत में। मतलब इसके पीछे सारा खेल दिमाग का है। आदमी के दिमाग में जैसे कनेक्शन बनेंगे पैदा होते से पहले, वैसा उसका दिमाग होगा और उसी काम में उसका मन लगेगा। तो यदि हम लोग ऐसा करें कि अपने बच्चे का स्कूल में जाने से पहले, या अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो स्कूल में जाते हुए हर एक बच्चे का टैलेंट पता करके उसमें जो बनने की काबिलियत जन्मजात परमात्मा ने दे रखी है,
अगर वह चीज गांव में ही डेवलप कर लें तो कैसा रहे, बताओ तो। अब मैं इसके दो मॉडल बता दूं, दोनों में से जोन सा गांव वाला ने पसंद आंदा वो बता दियो, ठीक है। मैं दूसरे वाले मॉडल पे ज्यादा मतलब अमल करता हूं, क्योंकि मैंने जब इस विद्या पे काम किया था और जब मैं एक पोजीशन पे पहुंच गया था तो मैंने एक वादा किया था परमात्मा से। वो ये था कि इस विद्या से मैं कभी अपने लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लिए लग्जरी इकट्ठी नहीं करूँगा, मतलब धन इकट्ठा नहीं करूँगा। इससे मैं इसका इस्तेमाल समाज के लिए करूँगा। अगर समाज के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो मुझे ज़्यादा समय समाज में देना पड़ेगा, तो थोड़े समय में मुझे अपने परिवार भी चलाना है। तो मैंने इसका मॉडल डेवलप किया। मेरे जो कस्टमर हैं, मैंने अपना ग्रुप जो कस्टमर का है वो एलीट ग्रुप बनाया, जो मोटे पैसे वाले लोग थे, या तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले या फिर बड़े शहरों में रहने वाले। तो मेरी एक बच्चे की जो फीस है पता करने की कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है, वह 1.5 लाख रुपए रखी मैंने। भाई महीने में मेरा जो खर्चा है वो 3-4 माँ बाप से मिला, अपना खर्चा चलाया, और फिर उसके बाद मेरे पास पूरा टाइम समाज के लिए है। एक तो मॉडल है ये, अपने बच्चे ने चंडीगढ़ ले आओ, 1.5 लाख रुपया दो, पता करो, और फिर उस पर ऊपर काम करने में शहर में जाके उसके ऊपर काम करो। एक तो यो तरीका है। दूसरा तरीका यो है, गांव वाले इकट्ठे हो, गांव वालों को पहले सारे गांव को समझाएंगे, माँ को भी पिता को भी, कि भाई ये बच्चा होता है, ये बच्चे के टाइप हैं, ये बच्चा इस टाइप के होते हैं, बच्चे का टैलेंट पता करने का ये तरीका है। गांव के गांव में अगर सारे बच्चों का टैलेंट पता कर लें और उसके बाद उसके रोजगार का साधन भी हम गांव के हिसाब से तय करें, तो फिर मेरी टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का देना नहीं 1 रुपया भी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कौन से वाला बेटर है? दूसरे वाला। लेकिन दूसरे वाले में एक पंगा है, मैं नहीं करूंगा आपके गांव के लिए आके, आपको करना पड़ेगा अपने गांव के लिए। सिखाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा, वो जो मैंने सिस्टम बना रखा है कि कैसे पता करना है वो मैं दूंगा और सिखाऊंगा भी। पता करना पड़ेगा आप लोगों को, हो सके। कौन नहीं लगती नौकरी, चिंता ना करो। कति नहीं लगती है, चिंता ना करियो, क्योंकि नौकरी का तो एक नियम है, जितने बच्चे फार्म भरेंगे और जितनी पोस्ट हैं, अगर उसमें पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत निकालोगे 0.01% तक भी कम आवेगा। कोई बात नहीं, करके देख लो, जब स्वाद ना आवे फिर आ जाएगा। भाई देखो, आप तो ऐसा कर देंगे कि आप 1 हफ्ते में सीख सको, मैं तो ऐसा दे दूंगा। आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 1 हफ्ते में सीख सको कि नहीं सीख सको। मेरे नहीं दिक्कत है, मेरे लिए समस्या नहीं है उस ट्रेनिंग का, लेकिन बात तो यह है कि अगर आपको बात समझ में आए तो। अब मान लो जितने लोग यहां बैठे हैं, आपा हमको समझ में आ गया भाई, बात तो देवेंद्र भाई ठीक कह रहे थे और इस पर तो काम होना चाहिए। इब जाके गांव में बताने लगोगे, अग भाई कौन आ रहा था, अग देवेंद्र बुला रहा था, अग के कवे था, अग कुछ नहीं, बालकों पर बात सी कर रहा था, नुका था नौकरी नाकरी गांव में ही कर लेंगे जुगाड़, भाई इतना ही आओगा कहना। जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी तब तक तो आप बता भी नहीं सकते उनको कि बात क्या थी। इसलिए इसके लिए अपने को टाइम डिवोट करना पड़ेगा, अपना चीज को समझने के लिए पूरा एज अ होल। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इजी तरीका, आसान। भाई हमने तो कुछ ना करना पड़े, या तो मास्टर जी कर दें, या सरपंच साहब कर दें, या एमएलए कर दें, या स्कूल वाले कर दें, या देवेंद्र भाई कर दे, या कोई और कर दे, हमने नहीं करना पड़े, या हमारा बालक कर दो, हमने नहीं करना पड़े ना। सबकी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं गांव के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी जब मैं बात बताने लग रहा हूं, आप में से कुछ लोगों के अंदर
तो दिमाग में ये आएगा, यार न्यू भी उसका, आप में से ही बैठेगे। कुछ लोगों के दिमाग में यह है, भाई ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो ऊई कह रहा, खाम खाई अपना सामान बेच रहा। अरे ऐसे लोग भी होंगे आप में से जिनके अंदर एकदम तीव्र इच्छा उठेगी कि ये तो करना चाहिए भाई, तो मैं करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनका न्यू आया हो भाई ये तो मैं सीखूंगा? हाथ खड़े करियो भाई जिसका आया हो मन में। ये हैं टोटल 6 लोग, देखो 6-7 लोग हुए, 5-6 लोग हुए। अब 5-6 लोगों के अंदर बिल्कुल दिल से ये इच्छा आई कि मैंने ये सीखना है। आप सोचो, अगर आप पूरा गांव बैठा होता तो कोई ना कोई लेडीज के बीच में भी बात आई होती, मां भी कंदी कोई ना कोई, भाई मन ने भी सीखना आयो। मतलब 5-7 तो हमारी बहनें माताएं हो जाएं और 10-20 हमारे भाई हो जाएं, जिनने इस पूरी की पूरी बात का पता चल जाए, फिर भी मुश्किल होएगा। फिर तो नहीं लगते 5 साल, है ना। अगर एक आदमी ने करना पड़ेगा तो कितना ही टाइम लग सके, लेकिन यदि हमारे पास पूरी टीम तैयार हो जाए गांव की, फिर टाइम नहीं लगता। अब पूरी टीम तैयार हो जाए और गांव को सारे को पता लग जाए कि भाई यो काम करने जा रहे हैं आप। मैंने एक गांव के ऊपर रिसर्च करी थी, आप अपने गांव से हिसाब ला के देख लेना। उस गांव की वोट थी 4500, जिस गांव में मैंने रिसर्च करी। मैंने वहां कुछ पता किया कि आप अपने जीवन का कितना पैसा वेस्ट करते हो और कितना पैसा काम आता है। तो कितने परिवार के लोग शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, उनमें जो शिफ्ट हो रहे हैं उनमें तो कितने रोजगार पे हैं, कितने क्या क्या काम करते हैं, कितना मेडिकल पे खर्चा है, कितना पढ़ाई पे है, और सारी चीज थी, ट्रैक्टर का, डंगरों का, खेत का, अनाज का, वो सब था। लेकिन मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूं आज, तो मैं एजुकेशन पे बता रहा हूं 4500 वोटों वाले गांव पे जब मैंने हिसाब किताब सिर्फ पढ़ाई का हिसाब लगाया तो 1300 बच्चा गांव में से शहर में पढ़ता हुआ मिला मुझे। और उस गांव में, उस जो शहर में जो 4 या 5 स्कूल थे जिनमें वो सारे बच्चे जाते थे, और उन 4-5 स्कूलों के मालिकों की जेब में हर महीने 53 लाख रुपया जान लग रहा था गांव का। आप भी देने लग रहे, आप भी देने लग रहे, आप भी देने लग रहे, आप भी, सारे जने मिलकर और उनकी जेब भरन लग रहे 53 लाख रुपया। और 1.5 घंटा सुबह लगता है स्कूल पहुंचने में बच्चे को, और 1.5 घंटा शाम को पहुंचता है लेट वो स्कूल छुट्टने के बाद। इतना टाइम लगे ना जी, घंटा 1.5 घंटा तो लगे ना। दिन के 3 घंटे हमारा बच्चा समय बर्बाद करता है सिर्फ ट्रैवलिंग में। अब मैंने उन गांव वालों से एक बात पूछी, भाई मैंने एक बात बता दो, उस स्कूल में ऐसा क्या है जो हम अपने गांव में नहीं ले आ सकते? ऐसा क्या है पहले तो ये बताओ। टीचर्स ले आ सके आप, बिल्डिंग बना सके आप, इंतजाम सारा ग्राउंड बना सके आप गांव के गांव में? इसका मतलब यह हुआ कि जो ये साल का 6 करोड़ रुपया है, उस गांव में 53 लाख रुपया महीने का हो गया, साल का लगभग 6 करोड़ हो गया। मैंने कहा 6 करोड़ रुपया रख दो यहां चौपाल में, और ये 3 घंटे रख दो अपने बच्चे के, बस ये दे दो आप इस टीम को, जो उस गांव की टीम तैयार करी थी ना मैंने कहा इस टीम ने सिर्फ ये 3 घंटे जो ट्रैवलिंग वाले हैं और ये जो पैसा जो आप स्कूल को देने लग रहे, यो दे दो, फिर अपने गांव को, स्कूल को चाहे जो मर्जी बना लो। क्यों जी, मान दोगे मेरी बात? या गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव के बच्चे वहां काम करेंगे, गांव के अंदर ही सारा का सारा इंतजाम होगा, गांव से बाहर एक पैसा नहीं जाएगा। अब मुझे यह बताओ, अगर हम सबका पैसा आपस में एक दूसरे को मिलता रहे, मैं काम करूं आपको मिल जाए, मतलब मुझे मिले, फिर आपके लिए काम किया, आप किसी और के लिए करो, वो किसी और के, यानी गांव का पैसा गांव में ही रहे, इसमें गांव समृद्ध बनेगा, या गांव का पैसा सारा बाहर जाता रहे, इसमें बनेगा? गांव के गांव में रहेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो अपना फंडा क्या है कि गांव का पैसा गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, गांव का बच्चा पढ़ने के लिए कम से कम बाहर नहीं जाएगा। हेल्थ के लिए ऐसे ही मैंने हेल्थ के ऊपर किया था, ऐसे ही मैंने न्याय प्रणाली के ऊपर किया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, इन सब चीजों के लिए गांव का पैसा बाहर क्यों जाए? ये सारा पैसा गांव का गांव में रहना चाहिए, तो गांव बचेगा, नहीं तो गांव एक दिन खोखला होकर के बिल्कुल खाली हो जाएगा और हम कंगाल हो जाएंगे सारे के सारे।
तो मैं जब इस मिशन पे जब मैंने गांव वालों से बात करी तो गांव वाले बड़े खुश होए गए, यार ये तो बहुत गजब का काम है। और इस पे हमने बहुत गहराई तक काम किया, पूरे गांव के हर बच्चे के ऊपर काम किया और हम लेवल 3 में एंटर करने वाले थे। ये 2 मार्च 2020 की बात है कि 2020 के 22 तारीख ने 20 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। मैंने 2 अप्रैल, आप सर्च करोगे 2020 में, जो पहला शनिवार था, उस दिन के लिए यात्रा चालू करनी थी पूरे के पूरे हरियाणा में। मैं साइकिल पे जाऊंगा, गांव से होते हुए जाऊंगा, जो मेन रोड से नज़दीक वाले गांव हैं वो वहीं आके सुनेंगे, मैं उनको सुनाते हुए जाऊंगा कि मैं एक ऐसे मिशन पे हूं कि तुम अपने बच्चों के लिए अपने गांव के अंदर इंतजाम कर सकते हो, जैसा बच्चा आपको तैयार करना है वैसा। एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है, अगर गांव के लोग साथ में आकर के करते हैं। मैं नहीं करूंगा, करना पड़ेगा गांव वालों को। तो इसमें वो लोग चाहिएंगे जिनके अंदर ऊर्जा है, जिनको अपने ऊपर भरोसा है, या जो अपने जीवन में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। सब लोगों के अंदर ना ये भरोसा होता, सब लोगों के अंदर ना ये काबिलियत होती। लेकिन मेरे को एक बात का पता है, सारे माँ बाप अपने बच्चों की भलाई तो चाहते हैं, एटलीस्ट उनको कम से कम एक बार ट्राई तो इस पे करना चाहिए। क्यों जी भाई, जो चीज चल रही है बर्बादी, वो तो चल ही रही ना। आप एक काम कर लो, ज्यादा मत करो। जो मेरी वाली ट्रेनिंग है वो घर बैठे सुन लो, सुनने के बाद एक हफ्ता उसको वैसे कर लो जैसे मैं कह रहा हूं। एक हफ्ता घर बैठे, ना मेरे पास आना, ना मेरे से एक भी पैसा देना, ना मेरे किसी, ना कोई क्लास लगानी, ना कुछ, घर में अपने टाइम के हिसाब तय वह ट्रेनिंग घर बैठे कर लो। ये तो कर सको जी सारे, इसने पढ़ा लिखा भी कर सके, अनपढ़ भी कर सके। कुछ अंग्रेजी की टर्म बीच में बोलूंगा, वो समझ में नहीं आवेंगे, उन्हें छोड़ दियो, बाकी चीज जो समझ में आ जाओ उन्हें लग लियो। इतना तो सके। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर आपने वो ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा वैसे कर ली, एक हफ्ते के अंदर आपको अपना भी पता चल जाएगा मैं केस होता हूं, अपने घर वाली का भी पता चल जाएगा, अपने घर वाले का भी पता चल जाएगा कि इसका किसा दिमाग है, सासू का भी पता चल जाएगा, बहू का भी पता चल जाएगा, भाई का भी पता चल जाएगा, बेटे का भी पता चल जाएगा, बेटी का भी। मतलब आपकी जानकारी में जितने आदमी आज तक आए हैं उन सब का जिक्र मैंने अपनी ट्रेनिंग में करा हुआ है, सबका। मतलब आप, मैं हैरान हूं, पिछले मतलब 11-12 सालों से मैंने इसको पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है और मैंने इसका फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया था। आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो अपनी इस ट्रेनिंग से बच के निकला हो, जो नुकंदा हो कि इसमें इसका जिक्र नहीं है इस आदमी का। आप जितने लोग बैठे हो सबका जिक्र है उसके अंदर, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 10 साल और कुछ नहीं किया। लोग बच्चे जब तफरी मारते हैं, कॉलेजों में इधर उधर घूमते हैं, मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा रहा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इस तरह से क्यों करता हूं, या ये बंदा ऐसा क्यों करता है। बार बार समझाने के बाद भी समझता क्यों नहीं, ऐसा क्या है कि वो समझता नहीं। यार कौन बच्चा है जो अपने माँ बाप से पिटना चाहेगा या अपने टीचर से पिटना चाहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी वो डांट खा रहा है ना, तो क्या चीज है जो उसको डांट खाने पे मजबूर कर रही है, उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको लगे कि यार या ट्रेनिंग या चीज अगर मुझे गांव के हर बच्चे के बारे में पता चल जाए तो किसी भी बच्चे को बाहर जाके किसी की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने एक प्लान किया कि जितने लोगों से मैं आज तक मिला हूं, मैंने आज तक कभी किसी का फोन नंबर नहीं लिया। मैं आपको बताता हूं, मैं गांव में जाऊं, जैसे अभी मैं आपके बीच आया, आपको मैंने अपनी बात बता दी, अपनी बात बता के मैं चला जाऊंगा। कुछ लोग आज भूल जाएंगे, कुछ 10 दिन में भूल जाएंगे, कुछ मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए या फेसबुक वगैरह के जरिए। वो देखते रहेंगे भाई आजकल देवेंद्र क्या करने लग रहा है। ऐसा करते करते तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े रह गए। तो मैंने एक प्लान किया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उन लोगों को कॉल देते हैं जो लोग आज तक हमारे से जुड़े हैं। मान लो आपके गांव से कुछ लोग चले गए वहां, मान लो 50-100 लोग चले गए यहां से, तो हम वहां लिस्ट बनाएंगे कि भाई बक्करवाड़ा से कितने, सडोरे तक कितने, फफड़ाने तक कितने, जयशंकर तक कितने, डपेडी तक कितने, ऐसा करके अलग अलग गांव से कितने लोग आए।
जिस गांव में सबसे ज्यादा लोग वहां आए होंगे, सबसे पहले उस गांव में प्रोजेक्ट चालू करेंगे। जिस गांव में उससे कम होंगे, अगला नंबर उसका। जिस गांव में उससे कम होंगे, अगला नंबर उसका। हर गांव को कवर करते हुए निकलूंगा फिर मैं, हर गांव को। मतलब पहले इस गांव में आ गया, अगले दिन अगले गांव में, अगले दिन अगले गांव में, अगले दिन मतलब यूं नहीं कि एक महीना वहां, ऐसा नहीं, दिनों के हिसाब से। फिर दोबारा से चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि अब तो घूमते रहता हूं मैं तो हमने ये प्लान किया कि गांव वालों को एक बार वहां इसलिए बुलाना जरूरी है कि आपको ये ना लगे, क्योंकि मैं जहां जहां गया ना, वहां क्या हुआ, लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब कोई नहीं सुनता जी। मतलब वो एक लाइन बोल देते हैं, कोई नहीं सुनता जी। फिर बोलते हैं कोई मानदा नहीं जी। कोई किसी को लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपन ने एक बात करी कि चलो एक काम कर लेते हैं, जिनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या जिनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, वो आ जाओ, एक बारी देख लो, बात कर लो। और जितने और पूरे हरियाणा से या भारत भर से जो लोग आएंगे, उनका पता लग जाएगा कि इतने लोग तो हैं ऑलरेडी जो इस मिशन पे काम करना चालू कर चुके हैं। उसके बाद वहां से मिशन की वेव में देखो क्या होता है। एक तो क्या हो, मान लो मैं 10 लोगों के बीच वही बात बताऊं और वहां से मिशन की शुरुआत हो। वही बात अगर हजारों लोगों के बीच से चालू होए तो उसकी अंदर से एक ऊर्जा आती है ना कि यार बहुत से लोग इसके अंदर लग गए, अब हम भी लगेंगे इसके अंदर, अपने गांव के लिए भी करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि भाई इस मिशन के अंदर आपके गांव को शामिल होना चाहिए और आसपास के गांव को भी, मैं आपको बस एक बात बताना चाहूंगा, आप केवल अपने गांव के विषय में सोचकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। केवल अपने बच्चे के बारे में सोचकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। गांव के अगर आखिरी सिरे में सबसे गरीब आदमी का या सबसे कमजोर आदमी का या सबसे अकेले आदमी का बच्चा मान लीजिए नशा करने लग जाता है, नशेड़ी आदमी को तो अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा जी? क्यों जी? रोज रोज पैसे घर से आते नहीं, घर वाले देंगे नहीं, सामान कितना बेचेगा, कितना चोरी करेगा, उससे बात बनेगी नहीं। तो जो नशा बेचने वाला है वो क्या कहेगा, तू मने 10 गाहक ला दे, तेरा फ्री। वो 10 गाहक बनावेगा तो किसके ने मड़क ने बनाओगा? पहला पड़ोस में ट्राई मारेगा, वहां ते नहीं मिला तो अगले पड़ोस में ट्राई मारेगा, लेकिन वो अपने गाहक बनांदा और जो उनसे 10 गाहक बना देगा, उनने भी तो गाहक चाहिए फिर आगे। तो आने वाले टाइम में आप अपने बच्चे को अकेला बचाकर नहीं रख सकते, क्योंकि एक दिन नंबर आपके बच्चे का भी पक्का आएगा। यानी गांव में जब तक एक भी बच्चा गलत रास्ते पर है, मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। पड़ोस के गांव में भी जब तक चीजें गलत हैं, तब तक मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। मैं 18 साल तक अपने बच्चे को अपने घर में कैद करके रख सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके बाद तो उसे कॉलेज में भेजना ही पड़ेगा। कॉलेज में भेजेंगे तो वहां किसका बच्चा मिलेगा, कौन नशा करता मिलेगा, कौन चक्कूलियाँ मिलेगा, कौन पिस्टलियाँ मिलेगा, कौन क्या करता मिलेगा, कौन मोटरसाइकिल पर तफरीबाजी करेगा, कौन सान ने दारू पीने वाला शौकीन होगा, हमें तो नहीं पता ना। और एक दिन हमारा बच्चा भी उस जाल में फंसेगा ही फंसेगा, या बच जाएगा जी? बच नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता। तो मेरा तो न्यू फटका है कि मान लो बक्कराड़ा गांव का कोई बालक नशेड़ी मेरे बच्चे की गेलकड़ी काम करने में या कभी ट्रेन में या बस में मिल जाए, यारी दोस्ती हो जाए, वो जो उसने उल्टा राह सिखा दे तो मैं तो इस डर में फिरूं, भाई क्या पता किस गांव का बालक मैंने सुधार दिया हो और सुधरा बालक मेरे बालक के काम आ जाए। क्यों जी? मैं फिरूं जी अपने बच्चे खातर, और आपने भी फिरना पड़ेगा अपने बच्चे खातर। और यह नियम है कि मेरा बच्चा जब बचेगा जब सारों के बचेंगे। मैं जिस दौड़ में हूं, इस दौड़ का एक नियम है बस, कि हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। मेरी दौड़ में हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। पहले नंबर पे आने वाला बालक भी इंसान का बच्चा है क्लास में, और आखिरी नंबर पे आने वाला बच्चा भी इंसान का बच्चा है। पहले वाला नंबर फालतू ले रहा है तो आखिरी वाले ने के पता बोलना ज्यादा आंदा हो, खेती बढ़िया करनी आंदी हो, मशीनरी बढ़िया चलानी आंदी हो, इंटरनेट पर ज्यादा बढ़िया काम करना आंदा हो, या कुछ और काम अच्छा करना आता हो, तो जरूरी थोड़ी ना है कि पहले नंबर वाले ने सब कुछ करना है। आखिरी वाला भी बहुत काम का है। शेर जाल में फंस जाए
तो उसका नेट काटने के लिए दूसरा शेर नहीं आ सकता, मुझसे ना आना पड़ेगा। ठीक है ना जी, शेर जमीन नहीं खोज सकता, उसके लिए तो मुझसे ही काम आओगा ना। कहने का मतलब यह है, मेरी बात का मतलब यह है कि समाज में काम करने के लिए हमें हर किस्म का बच्चा चाहिए, और गांव के पास वैसे दिमाग ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं, और गांव के पास अपनी जमीन है, गांव के पास अपने सारे संसाधन हैं, गांव के पास लोग हैं तो सब कुछ है। क्यों जी, यारा नाल बाहर आ गया ना, जग जूंदियां दे मेले, गांव में लोग हैं तो सब कुछ है। सिर्फ एक चीज नहीं है कि कोई भी आदमी गांव में आकर आपको समझाने का रिस्क नहीं लेता। पॉलिटिशियन है, उसके पास 15 मिनट भाषण का टाइम होता है बस खाली। बिजनेसमैन है, वो आके अपना सामान बेच देगा। क्यों जी, स्कूल वाला है, वो आके आप बालक का एडमिशन मांग लेगा। और वकील है, वो तो चाहेगा आपके घर में झगड़े हुए हैं, उसका घर नहीं चलेगा। वकील तो रोज आरती करेगा, न्यू करेगा, हे भगवान इनका भैया भैया का जूत बाज जाए, गाड़ पे भी बाज जाए, घर पे भी बाज जाए, जमीन पे भी बाज जाए, ताकि मेरे बालक रोटी ठीक खावे। जो डॉक्टर होगा वो रोज आरती करेगा, हे भगवान इनके गोड्डे खराब हो जाए, इनका लीवर खराब हो जाए, इनका हार्ट अटैक हो जाए, इनका दिमाग खराब हो जाए, इनके किडनी खराब हो जाए, इनका सारा परिवार बीमार रहे। देखो उसके तो अस्पताल का कर्जा जी भी उतरेगा जी है। अगर आपकी बर्बादी से किसी को फायदा हो रहा है, वो तो वेट करेगा आपकी बर्बादी का ना। गांव का बच्चा बाहर जाएगा तो कंपनियों को फायदा है, गांव के गांव में रहेगा तो गांव का फायदा है। सिर्फ मां को यह समझाना पड़ेगा कि टाई पहनने का मतलब ज्यादा बढ़िया एजुकेशन नहीं होती, उसको ज्ञान देना है। असली ज्ञान जहां से मिल जाए वही सबसे बढ़िया जगह है, और जीवन में जो काम आए केवल वही ज्ञान है। जो जीवन में काम ही नहीं आना, आपका बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ता है, 12वीं तक पढ़ता है, उसके बाद सारे हैं बालक बाट देख रहे, इब के करा भाई, इब के करा, सबके माँ बैठेंगे माँ बाप, कर ले कुछ। बच्चा कहोगा के करूं, पापा कहोगा कुछ तो कर ले, अरे के करूं तू ही बता दे। मास्टर ने नहीं बताया, वकील ने नहीं बताया, सरपंच ने नहीं बताया, तन ने नहीं बताया, मन ने के पता मैं के कर लूं, तुम सारों ने नहीं पता, सारे देश ने नहीं पता, मन ने कर लेना किस तरह पता लगेगा मैं के कर लूं। नहीं समझे बात? या बड़ी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका इंतजाम हम लोग करें। हमारी तो ड्यूटी बनती है ना। आप बच्चों के ऊपर कैसे लाद देंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम इसलिए कामयाब नहीं होते। अरे भाई एक बात सोचो, 24,000 भर्ती हुई, 10 साल में 24,000 भर्ती हुई, 10 साल में। गांव टोटल गांव है हरियाणा में 6713 गांव, 7,000 के करीब लाला शहर और गांव मिला के। 7,000 गांवों में 24,000 की भर्ती। गांव गिल्ला कितने बच्चे की एवरेज आई? 3 बच्चों की, बाकी के 24,000 तो फालतू तो नहीं लग सकता। अरे भी के लगे हैं, अफसर थोड़ी लगे, चपड़ासी तो लगे हैं, ये भी तो चपड़ासी तो लगे हैं, अफसर भी होंगे। अफसर 24,000 नहीं भर्ती होया कर दे, अफसर तो 300-400 होया करें, मास्टर भी हजारों में होया करें, 2-4 हजार हो जाएंगे मास्टर भी। मतलब गांव गिल्ला एक भी एवरेज नहीं आती भाई। गांव में 1000 बालक और एक नौकरी लगता हो 1000 बच्चों में तो एवरेज क्या आई? 0.1% होया, बाकी के 99.9% कहां जाएंगे? और अगर उन 99.9% का भाई, अभी मेरे तो एक कवे था कलाकार भाई, ना रोकिए रखे तो 1 मिनट, बोले 5 मिनट रुक जाओ बस। आप एक बात बताओ जी, जरा ध्यान देना मेरी बात पे और सोच के जवाब देना। 24,000 भर्ती लिखड़ी, आज ही सरकार ने काट दी 24,000 भर्ती। सिफारिश लगा के लगो, पैसे दे के लगो, पेपर दे के लगो, जैसे मर्जी लगो, 24,000 तो फालतू लग जाएंगे बालक? नहीं लगेंगे ना, 24,000 ही लगेंगे। बेरोजगार कितने हैं? अपने देश में लगभग अपने हरियाणा की बात बता रहा हूं, करीब 40 लाख बच्चा बेरोजगार है। तो 24,000 तो बात बनती नहीं ना। मैं तो 40 लाख के 40 लाख की बात कर रहा हूं। जो बच्चा आखिरी नंबर पर है वो भी आप में मेरे में से किसी एक का बच्चा होगा, किसी ना किसी एक का बच्चा।
तो बड़ी पीढ़ी की यह ड्यूटी बनती है जो आखिरी नंबर पे है उसका भी इंतजाम करके जाएं हम लोग। तो सबका इंतजाम कैसे होगा? यह तब होगा जब सबको समझ में आएगा, जब सबको समझ में आएगा कि सारा तन्ना इकट्ठा नहीं करना भाई, सब कुछ तन्ना मिल जाए ऐसा कैसे हो सकता है यार, सबके बच्चों का हक है। तो जो बच्चा जिस काम के लिए पैदा हुआ है, जो जहां योगदान बढ़िया दे सकता है, उसको वहां के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो मैं आज तो आया हूं जी 24 तारीख के दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे आप एक सेमिनार करने लग रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर, कि मां बाप अपनी परवरिश में छोटी छोटी क्या गलतियां करते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे मां अगर अपने बच्चे को हाथ से पकड़ के लिखना सिखा रही है ना, तो उसका सत्यानाश करने लग रही है। कैसे सत्यानाश कर रही, वो उड़ जाकर बताऊंगा। अगर कोई चीज उस पर टूट जाए और उस बच्चे को आप डांट देते हो तो भी आप सत्यानाश करने लग रहे हो उसका। वो कैसे? अगर आप उस बच्चे को फोन करके न्यू पूछ ले पिता कि बेटा आज तेरे लिए क्या लेके आऊं, तो भी उसका नाश करने लग रहे हैं। क्यों? उस असलियत में बच्चा कैसे सोचता है यह समझना पड़ेगा पहले हमारे को। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं। मां ने अगर यह कह दिया आन दे तेरे पापे ने बताऊंगी, मतलब पहला ही राक्षस बना के खड़ा करने लग रही उसने, जिन्होंने पापा तो राक्षस है भाई, आएगा तो बस उतना देखेगा बस, और कुछ नहीं काम है जैसे उसका। तो या फिर पिता ने यह पूछ लिया फोन करके कि बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊं, और बच्चे ने बता दिया जी मेरे लिए फलानी चीज लेके आ जाइयो, उसने पसंद थी और वो बोला ठीक है लेके आऊंगा। उसी मोमेंट फोन कटते ही बच्चा पापे का इंतजार करना बंद कर देगा, उस चीज का इंतजार करना चालू कर देगा। यानी वो हमसे कट के चीजों के साथ जुड़ता चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए आज का जो बच्चा है वो माँ बाप से कनेक्टेड नहीं है। साइकिल दुआवेगा तो प्यार करे, नहीं तो नहीं दुआंदा। साइकिल मोबाइल देवेगा तो प्यार है, नहीं तो नहीं है। फलानी चीज दुआवेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अपने वाले तो तड़की सांझ 2 थप्पड़ तड़की 2 सांझ न मारा करते, फिर भी न्यू क्या प्यार करया करते। मीन्स प्यार का पैमाना क्या है, बच्चे को कौन सी चीज देनी, कौन सी नहीं देनी, किस टाइप की देनी, किस टाइप की नहीं, कैसा स्कूल उसको चाहिए, किस तरह की परवरिश उसको चाहिए, गांव के लोगों का माहौल कैसा हो। माँ बाप को समझ में आ गया, दादा दादी को नहीं समझ में आया। अगर भाई जब दादी न्यू कवे ना आन तेरे दादा ने पिटवाऊंगी तेरे पापे ने, तेरी माँ का तो मैं लगाऊंगी थप्पड़, जब वह न्यू कवे है तो भी बालक ने खराब करने लग रही। पर यह दादी ने कौन समझावा है, जब बहू तो समझाने लगी तो और पंगा। और जब बालक समझाने लग गया तो वह न्यू कहेगी अच्छा हमने 5-5 पाल दिए तो हमने सिखाओगा किस तरह बालक पढ़ने। मतलब अलग ही टाइप की बातें हैं ना। जनरेशन गैप का क्या असर है, टेक्नोलॉजी का क्या असर हमारे बच्चों पे है, क्या चीजें हम अपनी परवरिश में गलत करने लग रहे हैं, क्या हमारे को करना चाहिए, और फिर मिलकर अपने गांव के लिए इससे अगला स्टेप करेंगे फिर आप मिलकर। तो अगर आज आप लोग हमारे साथ खड़ा होकर के हौसला बताते हो, हमारा हौसला बढ़ाते हो, तो फिर हम आपके पास आपके गांव में आके आपकी एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे। ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये मिशन में आपके गांव को शामिल होना चाहिए। और एक और बात है, आपका बच्चा जिनके बच्चों के साथ खेलता है वो माँ बाप, और जहाँ जहाँ जाता है, जैसे आप कहाँ कहाँ भाई बाण कह गए, मामा कह गया, बुआ कह गया, वहाँ भी तो बच्चे हैं, वहाँ से भी लेके आता है कि मैंने क्या करना है। अगर मैंने फलानी पेंट चाहिए, फलाना मोबाइल चाहिए, क्यों उस पर दूसरे पे है, वो फलानी गेम खेल रहा है, डिमकानी गेम खेल रहा है, वो वहाँ से चलता है। तो आपको उन सारे माँ बाप को भी अगर प्रेरित कर सको, बाकी लोगों को भी बोल सको भाई चलो एक दिन लगा के देखिए आवा। भाई देखो फीस आपकी कोई नहीं है इसकी सेमिनार की, पहले करा करता मैं 2016 से पहले मैंने टैगोर थिएटर में 18 सेक्टर चंडीगढ़ में सेमिनार किया था। सबसे अगली लाइन की फीस थी 5000 रुपये टिकट, उस तक आगे थी 2100 रुपये, उस तक आगे थी 1100 रुपये, और सबसे लास्ट में थे 500 रुपये की टिकट थी। जब जाकर मैं ये सेमिनार कराया करता, पहले मेरा ये प्रोफेशन था, मेरा यही बिजनेस था, लेकिन अब मैं ये देखा कि ये बिजनेस से बात बन नहीं रही। मैंने तो जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि अगर करोड़ों रुपया भी जेब में हो और बच्चा नशा करने लग जाए
और बच्चा उल्टे रास्ते चला जाए तो किसी काम का नहीं वो पैसा, किसी भी काम का नहीं। और आज अपने समाज में सरकार बहुत अच्छे से, और ये सरकार की बात मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सैनी की सरकार या खट्टर की सरकार या मोदी की सरकार, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस, जहाँ आम आदमी पार्टी की है वहाँ आम आदमी पार्टी, जहाँ ममता बनर्जी की है वहाँ, सब जगह हर चौक पे सुंदर सुंदर ठेके बनाने लग रही, बढ़िया फैसिलिटी वाले आते बनाने लग रही। चिकन के लिए आपके गांव में निर्मल सरोवर योजना में देख रहा था, ये जोड़ कितना खोद दिया। यहाँ झींगा पालन होगा, मछली पालन होगा, यहाँ पर एलईडी लगेगी, यहाँ कमरे भी बनेंगे, यहाँ पकोड़े की दुकान भी आएगी, यहाँ डांस डीजे पार्टी भी होया करेगी, यहाँ रंडी खाना भी खुलेगा। ये प्लानिंग चल रही है उनकी, ये बड़ा प्लान है। आने वाले 10 सालों में आपके गांव का कल्चर कैसे खराब किया जाए। एक तो रास्ता है, बाहर का आदमी देखो, बाजार आपको बर्बाद करके ही जी सकता है। आप बर्बाद होगे तो बाजार जिंदा रहेगा, अगर आप इकट्ठे रह गए तो बाजार जिंदा नहीं रहेगा। एक परिवार अगर 25 लोगों का परिवार है, दादा के बच्चे, बच्चों के पोते, अगर वो एक ही घर में रहते हैं, बाजार की कमर टूट जाएगी। लेकिन अगर वो 4 जगह रहते हैं तो 4 घर चाहिएंगे, 4 कार चाहिएंगी, 4 मोटरसाइकिल चाहिएंगी, 4 रसोई चाहिएंगी, 4 सिलेंडर चाहिएंगे, 4 बेड चाहिएंगे, 4 बाथरूम चाहिएंगे, 4 सब कुछ, 4 4 4। तो बाजार को 4 गुना फायदा है एक परिवार के 4 परिवार होने में। समझ गए ना बात? तो बाजार को फायदा है, जहां वहां पॉलिसी वो बनेंगी जहां आपका परिवार ज्यादा से ज्यादा टूटे। जहां टूटोगे तो अकेले पड़ोगे, अकेले पड़ोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, बीमार होगे, गलत काम करोगे, आत्मा गिरवी रखोगे। इसलिए अपने बच्चों को अगर बचाना है तो पूरे गांव को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा, पूरे गांव को। कि हमारी शक्कर खत्म होगी, थारा नून खत्म हो गया, तुम्हारे पर शक्कर ले जा, हमारे तो नून दे दे। क्यों जी? मतलब ये एक बड़ा बढ़िया सिस्टम है। आने वाले टाइम में जब हम गांव पे काम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि गांव की टोटल जमीन का कैलकुलेशन करके देख लो, इतनी जमीन है। गांव की टोटल जरूरत देखो कितनी है, इतने गेहूं लगे पूरे गांव के पूरे साल में, इतने चौड़ लगे पूरे साल में, इतनी सब्जी लगे पूरे साल में, इतने ये चीज लगे, लगा के जो सरप्लस जमीन बचेगी उन्हें बेचो। बाकी सारा आपस में, भाई तू हमारे पता गुड़ ले जा, हमारे गंडे का तुम्हारे गेहूं दे जा, अले ना बाजार पे 1 पैसा देना, ना बाजार पे लेना, इससे सी कराओ बाजार। क्यों जी? कीमत आपने तय करी रखी है, वो आप करी लेंगे, कितने के बदले कितना देना। देखो बहुत सारी प्लानिंग है पूरे गांव को बचाने की, लेकिन उस पर लंबी चर्चाएं चलेंगी। जैसे इस सेमिनार के बाद जब मैं आपके गांव में आऊंगा, सुबह बैठेंगे, शाम तक बैठेंगे, चर्चाएं चलेंगी, एक एक बिंदु को डिस्कस करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। एक आधा पॉलिटिकल आदमी होगा, उसके नेताजी की बुराई हो जाएगी तो हमारी झंडी पाड़ने की कोशिश भी करेगा, हमारी मीटिंग ने खराब करने की कोशिश भी करेगा। 1-2 मीटिंग हो उसका खराब भी हो जाए, 1-2 मीटिंग हो मारता नहीं, आ रही तो आ रही दुकानदारी तो इलेक्शन लड़ेगा तो फलाना करेगा। 2018 में क्या कर दे मेरे तक, 19 के इलेक्शन तो पहला मेरे तक यो इलेक्शन लड़ेगा पक्का। फिर 2024 के चुनाव तो पहला कहने लग गए, मैं बोला कोई नहीं 24 का चुनाव कर लो, मैं तो फिर आ जाऊंगा। इब 24 का चुनाव हो लिया भाई, 5 साल है, 4 साल अपने गांव खातर काम कर लो, आखिरी के साल में नेता के पीछे दुम इलाके घूम लियांगे, क्या दिक्कत है भाई? अपने जब नेताओं के ही पीछे दुम इलाके घूमना है फिर घूम लेंगे आप। आखिरी के साल में 4 साल तो अपने बच्चों के लिए कर लिया। क्यों जी? तो दिल्ली इकट्ठे होवांगे आप, ना किसी का विरोध करना, ना किसी के खिलाफ नारे लाने, ना हमने कोई पॉलिटिक्स करनी, हमने तो चर्चा करनी कि न्यू नाश हो रहा हमारे बच्चों का और न्यू बचा सकें और मिलकर बचा सकें। इस गांव वालों की मदद पड़ोस वाला गांव करेगा, पड़ोस वाले की मदद हम करेंगे, हमारी आपस में हम पड़ोसी की मदद हम करेंगे। जो जितने पुराने मुकदमे, झगड़े, रोड़े, समझ ना समझ हुए तो बाद की बातें हैं, जब हम इस पर काम करना चालू करेंगे। पहले एक बार इस दिशा में सोचना तो चालू करें, पहले एक बार देखना तो चालू करें कि ऐसा संभव भी है कि नहीं। इसलिए एक बार ये देखना चाहवा, हाँ अगर लोग तैयार भी हैं कि नहीं। भाई जब तैयार तो हो तो काम करा, और नहीं तो अपना जाके कितने अपने सेंटर फिर खोल लेंगे, कोई ना कोई ना लूटना है तो अपना कोचिंग दे देकर लूट दे देंगे फिर, और क्या है। जो अगर नहीं मान दे तो, और नहीं तो भाई फ्री में देने लग रहे, और फ्री का तो जहर भी छोड़ना चाहिए, मुझसे न गिरने के काम आ जाएगा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी पूरे गांव से, मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि आप अपने गांव में बात करिए, गांव की तरफ से
बस करिए, गाड़ी करिए, जैसे भी आपको लगता है कि जितने भी लोग जाएं गांव का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि हमारे गांव से इतने लोग आए हैं, पड़ोस के गांव से इतने आए हैं, और दिल्ली के उस सेमिनार में पार्टिसिपेट करके और फिर हम लोग इस मिशन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मतलब पहले ये हम कार्यक्रम कर लें, इस कार्यक्रम के बाद फिर गांव-गांव जाना स्टार्ट करेंगे और एक भी गांव हमने छोड़ना नहीं है। हमारा ये इरादा है, मिशन कम से कम बात चली जाए, चाहे गांव शामिल ना हो। भाई मान लो आपके गांव में बात चली जाए कि ये बालक इस मिशन पर लगे हुए हैं, इनका ये उद्देश्य है, बाकी देखी जाएगी जो भी होगा। परमात्मा ने जो करवाना है वो करवा लेगा, और जो प्रेरणा जिस तरह की मिलती रहेगी वैसी प्रेरणा के हिसाब से पे चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये करना चाहिए, जब आगे कुछ समझ में आएगा तो इससे आगे का भी करेंगे और सारे मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे है। आप सब लोग नोट के ऊपर बोलने को कह रहा है सौरभ, नोट के ऊपर मेरे ख्याल से वहीं बोल लेंगे। वहाँ एक किताब की लॉन्चिंग भी है, मैं आपने बताऊं, जो मैं आपको ये कह रहा था ना, गांव का पैसा गांव में रह जाए, गांव का धन। इसके पीछे बोलने का लॉजिक ये था, इसके पीछे कहने का तात्पर्य ये था कि जो बैंकों ने हमारे को जो नोट दे रखे हैं, ये जो अपन जेब में लेके घूमते हैं, 10 का, 100 का, 500 का, आरबीआई ने हमारे को लिख के दे दिया, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, और आरबीआई ने लिख के दे दिया कि ये नोट नकली हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये भी लिख के दे दिया कि जो आपको लोन दे रखा है ना किसान क्रेडिट कार्ड का, वो लोन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब कंप्यूटर में एक ऐसे करके खाता खुला, भाई जिस तरह मेरे नाम का खाता, देवेंद्र कुमार के नाम का टक 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 देवेंद्र, फिर एक अवा में ये खाता खोल दिया, अवा में उसमें डिजिट लिख दिए, ले 10 लाख, और फिर मैं खाते में ट्रांसफर कर दिए। और उसके बदले में आप सिर्फ ट्रांसफर ही करने लगे ना, मोबाइल पे तो डिजिट ही ट्रांसफर कर रहे हैं आजकल। तो बैंक में चले जाओ, आपको कैश नहीं मिलेगा, बैंक मैनेजर कहेगा कैश नहीं है, एनईएफटी कर दे, चेक तय कर दे, ऑनलाइन कर दे, कैश नहीं मिलेगा। ओ कैश कहां है भाई? लेन वालों पे भी नहीं, गांव में जिनने लोन ले रखे अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उन पे भी नहीं कैश, और जिन पे दे रखा बैंक में उन पे भी नहीं, कहां है? तो हमको ये आरबीआई ने लिख के दे रखा, कहीं नहीं है, यो है ही नहीं। हमने तुमको वो चीज दे रखी जो है ही नहीं, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? अनाज पैदा करके देने लग रहे, उसके बदले में सारा दिन मेहनत करके अपनी सारी मेहनत की कमाई देने लग रहे उनते, पूरा पूरा दिन की। आप उनते अपने डांगर बेच के न देने लग रहे, आप अपना लोहा बेच के देने लग रहे, सोना बेच के देने लग रहे, जमीन बेच के देने लग रहे। आप उस डिजिट को, उस हवा को बदले में अपनी जमीन बेच के देने लग रहे। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर आरबीआई के लिखे हुए दस्तावेज मैंने एक किताब के अंदर इकट्ठे किए हैं। उस किताब को उस दिन 24 तारीख को, अभी संडे को, उसका उद्घाटन, उसका लॉन्चिंग भी है। उसके बारे में पूरी डिटेल वहां बताएंगे कि कैसे बैंकों ने आपके पूरे परिवार को लूट लिया, कैसे इतना बड़ा खेल खेला कि जिस वक्त ये बैंक आए थे, आपके दादाजी इसके बारे में अगर पता करोगे तो उस टाइम आपके घर में कम से कम 5-5, 10-10 किलो चांदी और पता नहीं कितने तोड़े सोने होया करते। क्यों ताई, ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? और आज ना किसी के घर में चांदी, ना किसी के सोना, ना किसी के लोहा, यहां तक कि आप सबकी जमीन भी बैंकों में नीलाम हो चुकी है। 50-50 लाख का किला 1-1 लाख रुपए में पड़ा किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, और गांव के किसी भी आदमी के पास वो बैंक का लोन चुकाने का पैसा नहीं है, उन्हें लेके नया पुराना करना पड़ा है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? मतलब सब कुछ जा चुका है, पानी आपका नहीं बचा है, पानी पे भी सरकार का कब्जा होने लग रहा है। जमीन आपकी, या जो जमीन है या किसकी है? मंदिर की नहीं है, जाके पता करो, सरकार के नाम ट्रांसफर हो ली। या ये सरपंच साहब बैठे हुए हैं, जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, स्कूल की जमीन जो पहले गांव ने इकट्ठी करके दे रखी थी, वह जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। ऐसा कैसे भाई? सरकार के नाम पे चढ़ ली, बस यो खेल समझ लो। बस खेल क्या समझ लो? दादा लाई आपके परिवार, मान लो आपके पास 5 एकड़ जमीन है दादा लाई परिवार की, उसमें तो आपने 1 किले के ऊपर मकान बनाना है, फार्म हाउस बनाना, और फार्म हाउस बनाने के पैसे नहीं है,
20 लाख रुपया चाहिए। जमीन की कीमत है मान लो 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया, और उस पर मकान बनाना है, उस पर बनाना 20 लाख रुपए का खर्चा करना, और 20 लाख लेना पड़ जाए बैंक पे। ऊपर वाले की रजिस्ट्री हो, जमीन की भी जाया करे बैंक में गिरवी, जमीन की भी जाया करे ना गिरवी। गिरवी तो जमीन के कागज ही जावे, है कि नहीं? तो जब यो ग्रांट आपकी आवेगी ना, निर्मल सरोवर योजना के पैसे आओगे, मान लो 1 करोड़ रुपया आ गया, 1 करोड़ रुपया। क्या आपको मालूम है कि इसको बनाने वाली कंपनी, जो खोदने वाली कंपनी थी, वो कंपनी इजराइल की थी। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी इजराइल की है। ये जो वैक्सीन आपको लगी है, ये टेक्नोलॉजी इजराइल की थी। ये जितने भी गेम चल रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, जितने स्कैम है, सारे इजराइल से चलते हैं। युद्ध की जितनी टेक्निक है, युद्ध के हथियारों की, चाहे टैंक की हथियार, चाहे बेशक अपन रशिया से लिए हों, लेकिन वो टेक्निक सारी की सारी इजराइल की। कंप्यूटर की टेक्निक, एंड्रॉयड का मालिक, विंडो का मालिक, उनके बैकग्राउंड में मिलेगा इजराइल, पीछे बैकग्राउंड में जो मालिक मिलेगा। आपको तो नजर आता है ना, एप्पल का मालिक भला स्टीव जॉब था, और फेसबुक का जुकरबर्ग था, और इसका विंडो का यो बिल गेट्स, ये नहीं है मालिक। मालिक इनके भी बाप इनके ऊपर बैठे हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जैसे लोग, जो कि इजराइल से चलते हैं। सारा जितनी ट्रैक्टर की कंपनी, तेल की कंपनी, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, बैंकों के मालिक भी इजरायली। जितना आरबीआई और एसबीआई है ना, सब प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। कागज हमारे पे, उस दिन दिखाएंगे वहां, उस किताब में सारा कुछ दे रखा हमने उस किताब में। तो आपकी जमीनें सारी जा चुकी हैं। अगर अपने अपने बच्चे बचाने, तो या जमीन भी बचानी है कि नहीं, या जमीन उल्टी ले आवांगे। मतलब हमारा तो इरादा यो है कि गांव की जो जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है, हम गांव वाले मिलकर तय करांगे, भाई हम तो अपने बालकों ने गांव के स्कूल में पढ़ाएंगे, और गांव तो रहेगा सारी उम्र। अभी गांव न उजाड़ोगे 2-4 साल बाद, गांव भी रहेगा, गांव में बच्चे भी पैदा होते रहेंगे, ये सदा सदा के लिए यहां बच्चे रहेंगे, ये स्कूल सदा सदा के लिए रहेगा, ये मंदिर सदा सदा के लिए रहेगा। अगली जनरेशन इसका लाभ उठाएगी, यहां भक्ति करेगी, अपना भगवान का ध्यान करेगी। तो हमको ये जमीन सदा सदा के लिए गांव के नाम वापस चाहिए। ठीक है, गलत है? अगर सरकार के नाम पे पड़ी रही तो अडानी ने कदे वो प्राइवेट करा पाओगे। किसी भी दिन जिस तरह रोड पे चालो ना, एक डंडा सा न्यू पड़ जाए, फिर गाड़ी के शीशे पे फास्टैग लग रहा हुआ है, फिर उन्हें वो रीड कर ले, फिर वो उठ जाए, फिर चलना, पैसे दो आगे जाओगे। आपके यहां जोहड़ के अंदर पानी पियाने के लिए फास्टैग कानों पे डांगरों के लग लिए, बस थोड़ी दिन रह रही, कब्जा होना रह रहा है सरकार का। बणी की जमीन है, शामलात की जमीन है, उस पर कब्जा करने की प्लानिंग है। इन पे नहीं बात करते, आप सरकार के खिलाफत की बात कर दे नहीं। हम तो नहीं कहा भाई हम ना अपने बच्चों के लिए इंतजाम अपने गांव में करना, बात खत्म। जो उसके रास्ते में अड़ा वो दुश्मन मारा, कोई अड़ो चाहे, हमारे बच्चों का नाश जो करने लग रहा है वो हमारा दुश्मन है। तो हम तो इस मिशन पे है कि हम अपने बच्चों की जो करियर है उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी फिलहाल हमने लड़ाई नहीं लड़नी, फिलहाल तो हमने अपने बच्चों को सुधारने के लिए या उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए सीखना क्या क्या है और करना क्या क्या है, इसकी चर्चा करनी है। उस चर्चा में शामिल होने के लिए आपको ताल कटोरा स्टेडियम में संडे को बुला रहे हैं। तो है किसी का प्लान आने का? है जी, चलो बहुत बढ़िया है। गांव से जितनी भी गाड़ियां बसेज आएंगी उतना ही अच्छा रहेगा, और जितने ज़्यादा संख्या में आप आओगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। न्यू लगेगा भाई इतने दिनों धक्के खान लग रहे, किसी गांव पे आज तक एक सिंगल पैसा नहीं लिया दान का, कभी किराया नहीं लिया तेल का, कभी कोई बालक नहीं कहता ना जब आप कहोगे कि भी मेरे बच्चे का चेक कर दो, मैं नहीं करता चेक, क्योंकि मैं अगर आपके बच्चे का चेक कर भी लूंगा ना, आपके गांव में कोई इंतजाम नहीं है उसको सेट करने का, उसको उस रास्ते पर लाने का। पहले उस रास्ते पर लाने का काम में अरेंजमेंट कर लो, और नहीं तो मैं ऐसा कारण नहीं बनना चाहता कि आपका पैसा शहर में जाए। गांव का पैसा शहर में जाता रहेगा तो गांव बर्बाद होता रहेगा और शहर आबाद होता रहेगा। और भारत गांव में बसता है, शहर में नहीं। शहर की परिकल्पना भारत की परिकल्पना नहीं है। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं कि भारत बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाना है तो बच्चे बचाने पड़ेंगे। बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ेगा, ना पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, ना रोजगार के लिए बाहर जाना पड़े। अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, 1 लाख रुपए सिर्फ तब सैलरी देगी कंपनी जब हमारा बालक 10 लाख का काम करके देगा। क्यों जी?
10 गुना काम करके देगा तो ही तो 1 लाख देगी। 1 लाख का काम करके 1 लाख में कंपनी ने क्या फायदा होगा? तो अगर हमारा बच्चा 10 लाख का काम किसी और के लिए कर सकता है तो अपने लिए क्यों ना करे भाई? सारा काम मिलके उस बच्चे ने रास्ता दे दो ना, तू अपने खातर करना है, इसलिए करी हमने किसी कंपनी की। क्यों जी? अगर हमारा बच्चा इस काबिल है, और ना काबिल कोई बच्चा नहीं है, परमात्मा ने हर बच्चे को कोई ना कोई टैलेंट देके भेजा हुआ है। क्या टैलेंट, कैसे करना, वो सब पे आप चर्चा करेंगे। दिल्ली से आने के बाद फिर एक दिन गांव में बैठेंगे, वहां से गांव में आके आपने क्या करना है वो सारा वहां डिस्कस करेंगे कि जाओ गांव में जाके भैया पॉइंट पे बात करना चालू करो। और मुझे पूरी उम्मीद है मतलब कि हम लोग इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसा कोई आदमी मुझे आज तक नहीं मिला किसी भी गांव में जो न्यू कंदा हो भाई तारा मिशन खराब है या तुम तो धंधा कर रहे। क्योंकि तो छिक लिए कह अब तक ना कोई मेरे आज तक न्यू साबित कर पाया भाई मैंने किसी पे पैसे लिए हो बता दो, मैंने किसी पे उधारे मांगे हो बता दो। भाई मान लो रिश्ता बढ़िया हो गया, न्यू देख लिया भाई देवेंद्र ठीक काम कर रहा है तो लिहाज में पीछे उधारे मांग लिया 10-20 हजार रुपए, भाई शर्मांदा उल्टा नहीं मांगे। मैंने नहीं आज तक उधारे भी मांगे किसी पे, मैंने किसी पे इतना सा भी काम करवाया करता। मैं तो न्यू भी नहीं क्या करता भाई फलाने गांव में मैंने काम है मेरा काम कर दो ना भाई। आपके गांव में जो मैं आया हूं ये मैं अपने बच्चे के लिए आया हूं, मेरा अपना स्वार्थ है, इसलिए आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। और जब आप अपने गांव के लिए करोगे तो आपके बच्चे का ही फायदा होएगा, तो उसमें मेरे पे कोई शान नहीं। अपना काम करो अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए, तो आप दोनों मिलकर अपने अपने बच्चों के लिए करेंगे। कल न जी हमारे बच्चे आपस में मिलेंगे, प्रेम प्यार तय रहना सीख लें, इतना सा मेरा टारगेट है। तो इसमें आप मिलेंगे वहां जी, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे आप अपना निर्णय लेकर के और तय कर लेना कि कोई ढिंडोरा पिटोगे कैसे आप करोगे वो आप अपना कर लेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दिन बस तो सुबह 10 बजे चालू होएगा, खत्म कै बजे होएगा उसका ना सोच काइयो, जब तक चले चलने दो, जब तक माँ बाप पूछते रहेंगे सवाल पूछते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। अच्छा मतलब आपको लग के ये नहीं लगेगा अगर यार दिल्ली आने की क्या जरूरत थी, ये तो वीडियो में ही सुन लेंगे, ऐसा नहीं लगेगा, समझे ना जी। आपको लगेगा कि यार आए तो अच्छा किया हमने। जो भी आदमी वहां जाएगा बहुत ऊर्जा हमको भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी को, नमस्ते जी।